और आप देख रहे हो मेरे दोनों बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, और वो खाली स्मार्ट ही नहीं, वो पढ़ने में भी स्मार्ट है। फरीदाबाद के रतन कॉन्वेंट स्कूल के अब तक के टॉपर हैं, और उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ओलंपियाड में जब भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, मैथमेटिक्स में टॉप किया। इकलौता बच्चा था स्कूल के अंदर जिसने टॉप किया, एक भी बच्चा नहीं आया। तो मेरे अंदर एक ऐसी भी चीज की इन बच्चों को मैं कम से कम ये दिखाऊं कि देश के हालात क्या है। बेटा मैं तुम्हें पढ़ा तो दूंगा, इतना संघर्ष मेरे अंदर भी जाग चुका है महापुरुषों को जानकर, और सारी चीजें कर दूंगा, लेकिन आपको बहुत सारी फाइटें और करनी है। तो इसीलिए आज मैं अपनी ये पूरी फैमिली को लेके आया कि आप मेरा जो बर्थडे है आज इस मंच पे सेलिब्रेट करना, और शाम को फिर हम विचार करेंगे। तो साथियों, देखो मैं एक बात कहता हूं, जहां समाज की बात हो, वो चाहे कोई भी संगठन हो, जहां समाज के साथ एथनिसिटी हो, चाहे वो कोई भी मंच हो, वहां पर हमें एकजुटता का परिचय जरूर देना चाहिए। मुझे बोलना बेशक से ही मंचों पे लक्ष्य संगठन ने सिखाया हो। साथियों, लक्ष्य संगठन 1999 से देश के अंदर काम कर रहा है। उस टाइम भी एक ऐसी ही कंडीशन बनी थी, रणवीर सेना बिहार के अंदर थी, जिसने हमारे समाज के 20-25 युवाओं को कत्लेआम कर दिया था, कत्लेआम कर दिया था। और संसद उसी तरीके से मौन थी जैसे आज मौन है। इतने हमारे जो बहुजन बुद्धिजीवी, चाहे वो कॉलेज के अंदर पीएचडी कर रहे थे, चाहे वो प्रोफेसर थे, जो इस एट्रोसिटी का शिकार हुए, कुछ ने मजबूरन आत्महत्या करी और कुछ को मार दिया गया। साथियों, उसके उन सबके हत्यारे मैं जो समझता हूं और मैंने जो जाना है, मेरे सही मायने में ये जो राजनीतिक आरक्षण के कारण आज सत्ता में कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेवार ये राजनीतिक मलाई खाने वाले सांसद और एमएलए, जो कभी भी समाज की लड़ाई, समाज की बात संसद के अंदर नहीं रखते हैं। साथियों, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पार्टी के पट्टे के अंदर बंधे हुए हैं। आपने देखा मुस्लिम सांसद बीएसपी से थे, उनके साथ में संसद के अंदर इतनी खतरनाक बातें करी गई, और देश पूरा मौन है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और असली लड़ाई तो डर को निकालने की है। हमारे अंदर से अगर डर ही नहीं निकलेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आप लोगों ने देखा होगा, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए हम लोग मंच तैयार करते हैं। वो मंचों की जरूरत क्या होती है, ये एक्टिविटी करने की जरूरत क्या होती है? बच्चों के अंदर से हेजिटेशन निकालनी होती है, उनको समझाना होता है अपनी बात को आप किस तरह से, किस लहजे से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। इसलिए स्कूलों के अंदर कल्चरल प्रोग्राम करे जाते हैं, देशभक्ति के नाम पे प्रोग्राम किए जाते हैं। साथियों, मैं कुछ साल से देख रहा हूँ, मेरी वाइफ गरीब बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है, ग्रेजुएट है ये। मैंने हालांकि इनकी इच्छाएं पूछी थी कि आप जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब कर सकते हो, लेकिन उन्होंने कहा पढ़ने का मतलब जॉब नहीं होता है। उन्होंने कहा पढ़ने का मतलब जॉब नहीं होता है, पढ़ने का मतलब होता है अपने मान सम्मान को जानना, अपने अधिकारों को जानना, और उसके बाद में अपने परिवार के लिए समय आने पर हम क्या कर सकते हैं। ये असली शिक्षा होती है, ये असली शिक्षा होती है। उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने शिक्षा के दम पर, यहाँ तो मेरी बस्ती है, यहाँ के जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, जहाँ उनको पूरी एजुकेशन नहीं दी जाती है, अब नई नई योजना आई है, चिराग योजना हरियाणा के अंदर लागू की जा रही है, जिसमें एक सिस्टम बनाया गया है कि प्राइवेट स्कूलों को स्कॉलरशिप दी जाएगी जब वो उसमें एडमिशन कराएंगे। और उसकी आड़ में एक सिस्टम बनाया गया है
कि जब ये मिनिमम बच्चे इन स्कूलों के अंदर कम हो जाएंगे तो इन सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा साथियों। और मैंने अपने कैडर के माध्यम से, लक्ष्य संगठन के माध्यम से उस स्कीम का नाम दिया है जियो स्कीम। आपने देखा होगा जियो को महीनों तक फ्री में चलाया गया, उसके बाद में 49 रुपए का प्रोग्राम आया, उसके बाद में एक 99 रुपए का आया, उसके बाद में 299 का आया। साथियों, ये चिराग योजना सरकार की वही योजना है। आज ये स्कॉलरशिप के नाम पे प्राइवेट स्कूलों को फंड प्रोवाइड करेंगे और बाद में वो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी फीस किताबों के नाम पे, डोनेशन के नाम पे, ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे वसूल करेंगे और लास्ट में क्या होगा, ये गरीब जनता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगी और उसके बाद में क्या होगा, फिर से ये लोग पूरी तरह से 100% हम लोगों को अपने अधिकारों से वंचित कर देंगे। अब ये जरा मरा जो 2-3% हर क्षेत्र में हमारे लोग बाबा साहब की बदौलत, कई साथी बोलते हैं कि भी हमने मेहनत करी, हम शिक्षा के बलबूते, हम अपने बलिदान के बलबूते वहां पहुंचे। साथियों, मैं कहता हूं अगर बाबा साहब ने अधिकार उसमें लिखित में नहीं दिए होते, रिजर्व नहीं करे होते, एक भी प्रोफेसर, एक भी मास्टर, एक भी डॉक्टर कहीं पे भी नहीं पहुंच पाता। ये चीज जाननी पड़ेगी और आज उस संविधान का अंत हो रहा है। ये ट्रेलर मैंने आपको बताया, 2-3 दिन पहले संसद के अंदर एक सांसद को आतंकवादी, गुंडा, क्या क्या वर्ड ऐसे बोलेंगे, मुझे शर्म आती है यहाँ मंच पे वो चीजें बोलने के लिए। और सारे जितने सांसद बैठे हैं, जितनी भी हमारी संसद में, जितनी चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, सारे के सारे साथी वहां पर मौन बैठे हैं। आखिरकार ये एट्रोसिटियां हो रही हैं, इनको प्रोसेस कौन करेगा? इन प्रशासन को कौन काम करने के लिए बोलता है? साथियों, आज जो प्रशासन काम करता है वो शासन के अकॉर्डिंगली काम करता है। जैसे शासन बोलेगा वैसे प्रशासन काम करेगा, नहीं तो औकात नहीं इस प्रोफेसर डॉक्टर सविता रॉय की कि इतने दिन तक मैंने सुना अभी इस मंच के माध्यम से कि आज लगभग 2 साल के आसपास होने को जा रहे हैं इनके साथ जो एट्रोसिटी हुई, और बाकायदा मुकदमे इन धाराओं के तहत इनके खिलाफ दर्ज है। ये धारा लिखी हुई है आईपीसी की 465, 468, 471, 120 बी, SC, ST, ये सारी धाराएं लगी हुई है। SC, ST की ऐसी धारा है जिसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है। कौन सा शासन चल रहा है, कौन सा सिस्टम चल रहा है, कैसे न्याय मिलेगा, कौन बोलेगा ये बात, कोई क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है? अगर कमी डॉक्टर प्रोफेसर रीतू में थी तो ये धरना 2 साल क्यों चला? साथियों, यहाँ जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो, चाहे इस कॉलेज कैंपस के अंदर, चाहे यहाँ पर CID के लोग घूम रहे हो या और भी मनुष्यवादी लोग, सोच के लोग बैठ रहे हो, उनको भी मैं चैलेंज करता हूँ, तुम पे भी धिक्कार है कि तुमने रीतू सिंह का यह आंदोलन में दिन कैसे चलने दिया। अगर तुम निर्दोष थे, ये डॉक्टर सविता राय निर्दोष थी, तो यह आंदोलन क्यों चला? ये सवाल तुम्हें भी सोचना चाहिए। और मुझे कई बार अपने महापुरुषों के बारे में जब मैं सोचता हूँ, उन्हें उनके अंदर ये समानता की भावना, मानवता की भावना क्यों आई? आज ये डॉक्टर सविता रॉय, अगर माता सावित्रीबाई फूले नहीं होती, इसकी औकात थी कॉलेज तक पहुंचने की। इसको ये नहीं पता, इसको कॉलेज में पहुंचाने वाली एक महिला थी। और आज इतने ऐसो आराम से जो ये महिलाएं घूमती है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदू कोड बिल ना लाए होते तो आज इन महिलाओं का क्या हाल होता? आज ये अपना अपना देखती है, आज ये अपना अपना देखती है। अगर उस टाइम पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग दिया इस हिंदू कोड बिल के लिए,
उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनके अंदर जो भावना थी, हमारे जो महापुरुष रहे, संत रविदास जी रहे, तथागत गौतम बुद्ध रहे, उन्होंने कितनी भी चीजें सहन करी हो, लेकिन अपनी भावना को चेंज नहीं करा। उन्होंने हर व्यक्ति तक एक ही भावना पहुंचाई कि भाई हमें इस देश में मानव मानव एक समान करना है साथियों, मानव मानव एक समान करना है। और इसी भावना के तहत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी भारत देश की सभी महिलाओं के लिए एक समान कानून बनाए, जिसकी बदौलत आज ये प्रिंसिपल बनी हुई है, आज ये संसद के अंदर है, आज ये राष्ट्रपति बन जाती हैं, आज ये प्रधानमंत्री बन जाती हैं। उसमें फातिमा शेख अगर उन्होंने जमीन ना दी होती, फातिमा शेख ने अगर जमीन दी ना होती, तो आज ये महिलाओं के लिए पहला भारत देश के अंदर जो विद्यालय स्थापित हुआ था वो स्थापित नहीं हो पाता साथियों। ये भूल जाती है जब इनके साथ अन्याय होता है, तो जब ये मनुवादी सिस्टम को मानने वाली महिलाओं के साथ जब एट्रोसिटी होती है, तो ये चिल्ला चिल्ला के कहती हैं कि हमारा देश महिला प्रधान है, हमारे यहाँ महिलाओं को पूछा जाता है। क्या रितु सिंह महिला नहीं है? क्या रितु सिंह महिला नहीं है? ये देश के अंदर इतनी महिलाओं के साथ एट्रोसिटी होती है, SC ST, वो फिर दलित महिलाएं बन जाती हैं, OBC महिलाएं बन जाती हैं साथियों। हमें सोचना पड़ेगा, ये नए नए कानून ला रहे हैं। अभी आपने देखा 33% आरक्षण लेके आ रहे साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 33% आरक्षण EWS का दूसरा रूप है। आपको शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ को ना पता हो। EWS का जो गरीब है वो 8 लाख रुपए का है साथियों। EWS का जो गरीब है वो 8 लाख का गरीब है, और जो SC ST का गरीब है वो 1,80,000 का गरीब है साथियों। ये कानून हमारे सांसद पास कराते हैं, हमारे MLA पास कराते हैं साथियों। ये कानून वहां पे बैठे मंत्री लोग पास कराते हैं। धिक्कार है, कहते हैं ये बाबा साहब की नीति पे ही काम कर रहे हैं। जो जनरल कास्ट में गरीब है, क्या वो गरीब नहीं है? अरे पैमाना तो एक रखो, हमारा गरीब 1,80 का, तेरा गरीब 8 लाख का। ये कैसा न्याय है? ये कैसा सिस्टम है? और इसकी आवाज उठाएगा कौन? साथियों, ये 33% महिला आरक्षण भी वही है। आप लोगों ने इस कानून को सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा या किसी और के माध्यम से जाना होगा। इन्होंने साफ तौर पे कहा है, इस आरक्षण के तहत OBC SC ST महिलाएं नहीं आएंगी। अगर OBC 60% और SC ST 22.5% ये लोग उसमें नहीं आए, तो वो 33% आरक्षण किसका है साथियों? वो 33% आरक्षण तो सीधा जनरल को दे दिया, जैसे EWS 10% दे दिया। पहले से ये वहां पर मौजूद, और उसके बाद 33% किसका जा रहा है? वो जहां से हमारे SC ST OBC जनरल में फाइट करते थे, वो भी अपनी महिलाओं को ये लोग दे रहे साथियों। मैं चैलेंज करता हूं इस सिस्टम को और अपने नगारा MP MLA को कि ये सिस्टम को भगा ले। जब बार बार मनुवादी सोच की संगठन वाले लोग आवाज उठाते हैं कि देश से जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि 75 साल में कितना % आरक्षण इंप्लीमेंट सरकारों ने किया है साथियों। इन सब चीजों को सोचते हुए, जानते हुए, हमें एक चाहत को अपने दिमाग से, अपने मन से हटाना पड़ेगा। जो ये सरकारें चल रही है 75 साल से, कांग्रेस और BJP वाली, हमें दोनों को नकार के साइड करना पड़ेगा। 75 साल के अंदर इन्हीं का शासन रहा है साथियों। यही नेता ने काम किया है, इनसे पूछना चाहिए।
ये इम्प्लीमेंट हुआ क्यों नहीं? हमारे जो प्रोफेसर है, हमारे जो स्टूडेंट है, वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ऐसे ऐसे प्रूफ उनके खिलाफ मिल जाते हैं जो लोग उनको इन चीजों पे करने के लिए मजबूर करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस मंच को, जिनके नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है साथियों, ये लोग डिसाइड करें कि किस दिन इस दिल्ली को नीला करना है। ये लोग डिसाइड करें किस दिन इस दिल्ली को नीला करना है। साथियों, आप भली भांति जानते हो, बुद्धिजीवी साथी भी जानते हैं, जिनको अपनी पूरी उम्र होगी संघर्ष करते हुए समाज के लिए, कि हमारे जो लोग हैं वो लगातार किसी धरना प्रदर्शन में रेगुलरली नहीं आ सकते। मजबूरियां हैं। एनसीआर के टच में जितने भी स्टेट है, जितने भी एरिया है, यहाँ अधिकतर लोग भूमिहीन है, पशुपालन भी नहीं कर सकते। ये लोग पशुपालन भी नहीं कर सकते। खाली एक बहन जी ने यूपी में जब शासन स्थापित करा था, 5-5 एकड़ के पट्टे इसी भावना से दिए थे कि हमारे लोग मजबूर होके ना बैठे। और साथियों देखो, कोई कुछ भी समझे, कोई कुछ भी बोले, मैं भी अधिकार रखता हूँ मंच पे बोलने का, बात की स्वतंत्रता मुझे भी है बोलने की। लेकिन जो बहन जी के खिलाफ उंगली उठाते हैं, उनको उंगली उस शासन के दौरान वाली उठानी चाहिए कि उन्होंने उससे उनको मौका मिला, काम करा या नहीं करा। अब ऐसे ऐसे लोग हैं, वो एक तरफ तो कहते हैं इनके पास एक विधायक है, क्या करेंगे, लेकिन जब आरोप लगाने की बात आती है, सारा का सारा बहन जी पे थोप देते हैं। वो भूल जाते हैं ये जो पट्टे वाले सरकारों में बैठे हैं विभिन्न पार्टियों के अंदर, उनको कभी खींच के नहीं लाते, उनका कभी मंचों पे विरोध नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा निजी स्वार्थ, कुछ सरकारी लोग होते हैं अपनी नौकरियों में प्रमोशन, कोई चीज किसी तरह से फायदा पाने के लिए उनके टच में रहते हैं, वो आवाज बुलंद नहीं कर पाते। वो सामाजिक लोग इस भावना से रहते हैं हमारे बच्चे कहीं सिलेक्शन हो जाए, कहीं बड़े पद पे चले जाएंगे। तो साथियों, ये चीज आपको जहन में रखनी पड़ेगी, ये चीज जहन में रखनी पड़ेगी। जब तक आप लोगों की सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, अच्छे लोग चुन के सत्ता में नहीं जाएंगे, तब तक आप लोगों के साथ एट्रोसिटी होती रहेगी। क्योंकि मैं मानवर काशीराम साहब को फॉलो करता हूं, और आज जो कुछ भी आप ये नीले झंडों की बात करते हो, आप ये नीले झंडों की बात करते हो, इन नीले झंडों को और बाबा साहब को स्थापित करने वाला एक सिंगल नेता मानवर काशीराम साहब है। सबको राजनीतिक रास्ता दिखाने वाला साथियों नीला झंडा काशीराम, और आपको इसको जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और बाकी सब है मानवर काशीराम साहब के चमचे के साथी। और आगे मैं सतर्क करना चाहता हूं उन चमचों को भी, जहां सच्चे सिपाहियों को काम निष्क्रिय हो जाता है, वहां इन चमचों की भी जरूरत नहीं पड़ती। वही हालात आज आ गई है साथियों, क्योंकि सच्चे सिपाही भी कहीं ना कहीं नाराज होके वो अपने काम में उतना बल नहीं दे पा रहे, क्योंकि लोग उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं साथियों। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, हमें एक नेता एक नीति पर जब तक नहीं चलेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। जने जने नेता आते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, और सिस्टम ये जो हमारा यहाँ अधिकतर ऐसे समाज के लोग बैठे हुए हैं, ये ऐसे ही बैठते रहेंगे। साथियों, यहाँ बहुजन समाज से बैठे हैं सभी साथी, लेकिन मैं बार बार वही चीज अनुरोध करूंगा, मैंने पहले भी कहा, यहाँ सिर्फ दो ही सिस्टम चलते हैं देश के अंदर, दो ही विचारधारा हैं। एक विचारधारा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, जो चाहते थे इक्वलिटी, और एक विचारधारा है जिन्होंने इस इक्वलिटी की जगह अपना सिस्टम वर्टिकल खड़ा कर दिया है। वो चाहते हैं ऊपर हम रहे, बाकी हमारे सब नीचे रहे।
यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।